हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के अंदर आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ कवर कर चुका हूँ। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 से फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यूनिट 5 के बाद जितनी भी यूनिट है उसको मैं सीक्वेंस वाइज कवर करने वाला हूं। यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक होगा फाइलम मोलस्का के क्लासिफिकेशन के बारे में। एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में फाइलम जो मोलस्का है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा जाता है। कई बार इसका क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक साथ पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसके क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं, कितना आपको लिखना है, वो सब मैं आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। देखिए, फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि आपको समझना है, देखिए कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो कि बुक में नहीं मेंशन है, जैसे इसका हैबिटाट। अगर हम इसके हैबिटाट के बारे में डिस्कस करें, यानी कि जो फाइलम मोलस्का के मेंबर्स है ये ज़्यादातर कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, किस जगह पर पाए जाते हैं। वैसे तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में लगभग पाए जाते हैं। और ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। और टेरेस्ट्रियल में भी, स्थलीय पर भी, कहाँ पर, जहाँ पर मॉइस्चर सोइल हो, राइट, यानी कि बहुत ज़्यादा गीला मिट्टी रहता है, ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें स्टूडेंट इन एनिमल्स के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इनमें जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है, राइट। और इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में भी लिख सकते हैं। इनका जो शरीर होता है वो कोमल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और अनसेगमेंटेड होता है, यानी इनमें किसी भी प्रकार की कोई खंड इनकी बॉडी में नहीं पाया जाता है। और इनका जो शरीर होता है वो त्रिस्तरीय होता है, यानी 3 लेयर्स का बना हुआ। और ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी इनका जो शरीर होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिस्तरीय का बना हुआ। और शरीर पर खंड युक्त उपांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर देखा होगा कि उनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड का मतलब उनमें उनकी बॉडी पर खंड पाए जाते हैं, लेकिन इनकी बॉडी पर एक तो ये नॉन सेगमेंटेड होते हैं, यानी इनकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई खंड नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इनमें खंडयुक्त उपांग भी अब्सेंट रहते हैं, यानी जो अपेंडेजेस होते हैं, जो सेगमेंटेड अपेंडेजेस, वो भी इसमें अब्सेंट रहते हैं। यानी इनमें अपेंडेजेस तो होते हैं लेकिन वो सेगमेंटेड नहीं होते। इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2 में आप लोग नोटिस करेंगे गैस्ट्रोपोडा के अतिरिक्त, यानी अगर हम गैस्ट्रोपोडा को छोड़ दें तो सभी जंतुओं का शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, यानी कि 2 पार्श्वों में समान भागों में डिवाइड होने वाला, बाइलेटरल सिमेट्री से बोला जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है। अगर आप ऐसे बीचों बीच, एक ऐसा प्लेन होगा जहां से आप इसको बीचों बीच कट करेंगे तो इतना पार्ट इधर आया, इतना पार्ट इधर आया। इस तरह की बॉडी कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मैं सितारा मछली की बात कर लूँ। सितारा मछली को अगर आप इधर से काटेंगे तो भी आधा भाग इधर, आधा भाग इधर, इधर से काटेंगे, यानी कि इसे आप किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करेंगे, इसका जो शरीर है वो 2 पार्श्व सममित में कट जाता है। किसी भी एंगल से आप इसको कट करेंगे, ऐसी बॉडी जो होती है वो एक तरीके से रेडियल सिमेट्री शो करती है। लेकिन अगर हम बात करें, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जहां से आप इस बॉडी को कट कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बाद आप किसी भी प्लेन से कट करें, इधर से काटेंगे तो सिर्फ इधर गर्दन आ जाएगी, इधर पेट आ जाएगा, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होती। बाइलेटरल सिमेट्री वहाँ होती है जहाँ एक ऐसा प्लेन, सिर्फ एक ऐसा प्लेन जहाँ पर आप ऐसे कट करते हैं बॉडी को और वो 2 पार्श्वों में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद नोट डाउन करेंगे, तथा इसको सिर, यानी इनका हेड, विसरल मास और इनका फुट और मेंटल में बांटा जा सकता है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो फाइलम मोलस्का के मेंबर्स हैं या इनके जो अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो हेड में, विसरल मास में, फुट में और मेंटल में डिवाइड किया जा सकता है। स्कैफोपोडा तथा पेलिसिपोडा में सिर जो होता है, जो हेड होता है, वो स्पष्ट नहीं होता है। नंबर 3 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, इनके अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, इनके सर पे माउथ होता है, राइट, सिर पर माउथ होता है, आंखें होती हैं तथा टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं।
राइट। उनमें जो आइज होती हैं वो कंपाउंड आइज होती हैं। नंबर 4 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, फुट अधिकतर शरीर के अधर तल पर यानी कि वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं तथा मस्कुलर होते हैं। यह जो है मस्कुलर पेशीयुक्त होता है, मोटा होता है और मंसीला होता है, राइट। तथा विभिन्न कार्यों के यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के अनुरूप इनका जो आकार है वो भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। नंबर 5 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, विसरल मास में विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेंटल देहभित्ति यानी इनकी जो मेंटल बॉडी वाल होती है वो मोटी होती है और पेशीयुक्त परत होती है, मस्कुलर लेयर होती है जो शरीर के विसरल अंगों के ऊपर से ढके रहता है। इसके विसरल मास के बीच एक कैविटी होती है जिसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं, राइट। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 7 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, मेंटल के रिसने से इसके बाहर की ओर एक कड़ा और भंगुर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल पाया जाता है और इसकी आवृत्ति विभिन्न जंतुओं में और वर्गों में भिन्न भिन्न होती है तथा यह एक प्रोटेक्टिव होता है। ध्यान रहे स्टूडेंट, जैसे आपने पाइला ग्लोबोसा घोंघा में देखा होगा, घोंघा अगर आप स्नेल या घोंघा के अंदर देखें तो उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही मोटी परत होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव वाल होती है, राइट। और वो इनके मेंटल के रिसने से एक कैल्शियम का बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल बन जाता है। इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 8 नोट डाउन करेंगे, ट्रू सिलोम कम विकसित होता है। इनकी बॉडी में जो है ट्रू सिलोम लेस डेवलप होता है, कम विकसित होता है तथा पैराकार्डियल कैविटी एवं जनन अंगों के चारों ओर पाए जाने वाली कैविटी द्वारा प्रदर्शित होती है। देह गुहा जो होती है वो हीमोसील होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 नोट डाउन करेंगे, बक्कल कैविटी में रेड्यूला नामक जीभ के समान स्ट्रक्चर होती है। रेड्यूला जो है वो बाइवाल्विया में नहीं पाया जाता है, राइट। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है, ध्यान रखना। आगे नोट डाउन करेंगे, अगर हम बात करें इनके श्वसन के बारे में, यानी हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, किसी भी एनिमल की जो फिजियोलॉजी है, उसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, हम लोग भोजन का पाचन करते हैं तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है, हम लोग किसी चीज़ों को सेंस करते हैं तो सेंस ऑर्गन्स बने हुए हैं, हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं तो उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है। यानी हमारी बॉडी के अंदर हर तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, तो हर एनिमल के अंदर बना है। तो हमें उन्हीं एनिमल के जो सिस्टम बना हुआ है उसके बारे में हम उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है यानी ये सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं, तो इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो क्लोम होते हैं जिनके एक या एक से अधिक जोड़े मेंटल कैविटी में स्थित होते हैं। मेंटल कैविटी में प्रवेश करने वाली जल की धारा शुद्धता को जानने के लिए, यानी कि जो वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है वो प्योर है या बिल्कुल बेकार वाटर है, तो उसके लिए इनमें ऑस्फ्रेडियम ऑल्फैक्टरी ऑर्गन पाया जाता है। कुछ जंतुओं में वायवीय श्वसन के लिए फेफड़े तथा पल्मोनरी कोष यानी पर्नोली सैक भी पाया जाता है। ध्यान रहे रेस्पिरेशन के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ऑस्फ्रेडियम के बारे में पूछा गया है, राइट। ये एक तरीके से पानी की शुद्धता की जांच करता है, यानी बॉडी के अंदर जो एंटर करने वाला पानी है वो शुद्ध है, प्योर है या इम्प्योर है। आगे बढ़ते स्टूडेंट, अगर हम बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, अब आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, तो इसी तरह से इनकी बॉडी के अंदर भी होगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो वो जो है लेक्यूनार टाइप का होता है जिसमें डोर्सल साइड पर इनमें हार्ट होता है जिससे कि कुछ रुधिर वाहिनियाँ निकलती हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 12 नोट डाउन करेंगे, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। हम जो पेशाब करते हैं यानी कि मूत्र विसर्जन करते हैं, राइट, ये सब एक तरीके से इसे उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आता है। तो उत्सर्जन के लिए इनके अंदर एक या एक जोड़ी जो है वो मेटानेफ्रीडिया या किडनी इसमें प्रेजेंट रहता है, राइट, उसी को हम मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं, जो एक और सीलोम तथा दूसरी ओर मेंटल कैविटी से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की, नर्वस सिस्टम। अब आपको पता है जैसे आपको कोई टच करे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको किसी ने टच किया है। ये सब एक तरीके से हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है उसकी मदद से होता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर स्टूडेंट इन एनिमल्स के अंदर एक जोड़ी सेरिब्रल तथा एक जोड़ी प्लूरल पिडल तथा विसरल गैंग्लिया तथा उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। अगर हम बात करें सेंसिटिव ऑर्गन्स के बारे में, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, तो उसमें ये नेत्र आता है यानी कि आइज हैं, टेंटिकल्स हैं, ऑस्फ्रेडियम है और लिथोसिस्ट होते हैं। ये चार इनके अंदर बॉडी में पाए जाने वाले सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ऑस्फ्रेडियम के बारे में पूछा जाता है, लिथोसिस्ट के बारे में पूछा जाता है और कई बार टेंटिकल्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं तो किसकी मदद से चलते हैं, पैरों की मदद से चलते हैं,
यानी हमारी बॉडी के अंदर जो लोकोमोशन में हेल्प करने वाला ऑर्गन है वो पैर है यानी फुट है। तो इनकी बॉडी में भी लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन एनिमल्स के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। तो लोकोमोशन में ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं इनमें मस्कुलर फुट पाए जाते हैं, यानी मसल्स वाले पैर पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। राइट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट जो इन्फॉर्मेशन बचता है फाइलम मोलस्का के रिगार्डिंग वो है रिप्रोडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि इन एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है और रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। पॉइंट नंबर 15 के अंदर नोट डाउन करेंगे, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। राइट, यानी कि इनमें जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, किंतु ये एक जंतु में भी मौजूद हो सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक जंतु के अंदर भी हो सकते हैं, जिसे हम हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। राइट, कुछ स्पीसीज हर्मेफ्रोडाइट स्टेज को भी शो करते हैं। जनन अंग जोड़े में नहीं पाए जाते और फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो शरीर के भीतर तथा बाहर दोनों हो सकती है, यानी इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब समझे हम। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को रिलीज करते हैं, यानी स्पर्म जो है अंदर फीमेल बॉडी के अंदर जाकर के एग को फर्टिलाइज करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यदि आप एक्वेटिक एनिमल यानी जलीय जंतु को देखें तो बहुत सारे ऐसे जलीय जंतु हैं जो कि मेल अपना स्पर्म पानी के अंदर रिलीज कर देता है, फीमेल भी अपना एग पानी के अंदर रिलीज कर देता है, और ये जो एग और स्पर्म है ये पानी के अंदर आपस में फर्टिलाइज होते हैं। राइट, यानी कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हुआ, बाहर पानी में हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये डिफरेंस होता है फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अधिकतर ये अंडे देते हैं, यानी यदि आप फाइलम मोलस्का के मेंबर्स के अंदर ध्यान से देखें तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, यानी अंडे देने वाले होते हैं, परंतु कुछ विविपेरस भी होते हैं। राइट, ध्यान रखना, कुछ विविपेरस भी होते हैं, और जो ओवीपेरस होते हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या अंतर है, ये दोनों क्या होते हैं। तो ध्यान रहे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जो लार्वा होता है वो एग से हैच होता है। राइट, ध्यान रहे, और उसके बाद उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में मेन जो डिफरेंस है वो मेटामॉर्फोसिस का है। ध्यान रहे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट में कन्वर्ट होता है लार्वा। राइट, लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है, वहां पर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, वहां पर मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट रहता है। इसके बाद नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, डेवलपमेंट में या तो वेलिजर लार्वा होता है। राइट, जब डेवलपमेंट होगा, वर्धन होगा, या तो वेलिजर लार्वा होता है अथवा लार्वा अवस्था होती ही नहीं है। राइट, तो ये हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया स्टूडेंट फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या एमएससी के स्टूडेंट हैं तो इसको आप लोग कंप्लीटली एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं अगर आपसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए। क्लासिफिकेशन यदि साथ में पूछा जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी क्लासेस को मेंशन करने की ज़रूरत होती है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अभी स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।